जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 9 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप इसे लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। यानी 2026 में जो ब्रिक्स समिट है यह इंडिया में आयोजित होने वाला है। तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। आपको ये याद रखना है कि इससे पहले 2012, 16 और 21 में भी भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। यानी 2026 में भारत चौथी बार इस सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। दोस्तों, 2025 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है यह ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा 6 और 7 जुलाई को। ठीक है, तो 2025 में हो रहा है ये ब्राज़ील में, 2026 में होगा इंडिया में। और आपको याद रखना है कि 2024 में इसका आयोजन रूस में किया गया था। देखिए, ब्रिक्स की बात हुई है तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसका उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को की गई थी और 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था रूस के एकातेरिनबर्ग में। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था और इसके जो मूल सदस्य हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर इसके बाद 2024-25 में कुछ नए मेंबर जुड़े हैं जिसमें इजिप्ट है, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ब्रिक्स में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। ठीक है, और ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में 23% योगदान देता है। यानी कि जो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें 23% योगदान ब्रिक्स का है। और जो विश्व व्यापार होता है उसका लगभग 18% हिस्सा किसका है? ब्रिक्स देशों का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कोको गॉफ ने। तो अमेरिका की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और उन्होंने किसको हराया है? तो विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं आरियाना साबालेंका, जो कि बेलारूस देश की हैं। तो उन्हें हरा करके अमेरिका की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है। कोको गॉफ की बात करें तो वह उनका पहला फ्रेंच ओपन का खिताब है और यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2023 को जीता था और अब 2025 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें आरियाना साबालेंका की, तो आरियाना साबालेंका अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 और 24 को जीत चुकी हैं और यूएस ओपन 2024 भी उन्होंने ही जीता था। यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंच ओपन की, तो यह टेनिस से संबंधित है, ये तो आपको याद ही रखना है। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी और इसे रोलान गैरोस भी कहा जाता है और यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। यानी कि जो मिट्टी का कोर्ट होता है उस पर यह खेला जाता है। हर साल मई और जून में इसका आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जाता है। जो राफेल नडाल थे दोस्तों स्पेन देश के, उन्होंने सबसे ज़्यादा बार इसको जीता है। 14 बार उन्होंने फ्रेंच ओपन अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो चलिए इनकी शुरुआत और आयोजन स्थल डिस्कस करते हैं। तो विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। यह लंदन, इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन उसके बाद दूसरा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। यह न्यूयॉर्क, अमेरिका में खेला जाता है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। यह पेरिस, फ्रांस में खेला जाता है और यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और यह मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अच्छा दोस्तों, इनका आयोजन किस प्रकार से होता है तो ध्यान से समझिएगा कि वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर लास्ट में सबसे यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आयोजन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो फ्रेंच ओपन है ये तो हो गया है। अब कौन होगा? विंबलडन होगा और फिर लास्ट में होगा यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे?
आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होना है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। तो जो G7 शिखर सम्मेलन है 2025 वाला, यह आयोजित किया जाएगा 15 से 17 जून 2025 के बीच में। ठीक है, तो इसमें मोदी जी शामिल होंगे। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उन्होंने मोदी जी को निमंत्रण दिया है और उनके निमंत्रण पर मोदी जी कनाडा जाने वाले हैं। इस सम्मेलन में आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल भविष्य और वैश्विक व्यापार पर चर्चा होने वाली है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो यह कब से कब तक होगा? 15 से 17 जून 2025 तक। और यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो जो कनाडा का अल्बर्टा राज्य है उसका जो कनानेक्सिस नामक स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, वो इसकी मेजबानी करने वाले हैं। और इस सम्मेलन के लिए अतिथि के रूप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन को आमंत्रित किया गया है। यानी कि ये आमंत्रित किए गए हैं। चूँकि जो G7 है उसके ये सभी मेंबर नहीं हैं तो इनको आमंत्रित किया गया है। देखिए G7 की भी बात करते हैं तो G7 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रुप ऑफ 7। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1975 को हुई थी और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो वैश्विक आर्थिक, व्यापारिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करता है। G7 के मेंबर कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 7 मेंबर हैं। यूरोपीय यूनियन भी इसमें भाग लेता है लेकिन वह इसका औपचारिक सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य है महासागरों के संरक्षण, सतत विकास और जागरूकता को बढ़ावा देना। 2025 की थीम है हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना, यानी कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट। 1992 में ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। फिर 2008 में इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता दी गई थी। देखिए यहाँ पर तो हमने बात की है विश्व महासागर दिवस की, लेकिन भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। दोस्तों दुनिया में 5 महासागर हैं तो उनमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से 5 महासागर हैं। महासागरों में स्थित कुछ प्रमुख द्वीप डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ग्रीनलैंड की बात करें तो यह आर्कटिक महासागर में है, न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है और बोर्नियो हिंद महासागर में है और मेडागास्कर भी हिंद महासागर में है और वैफिन द्वीप जो है ये उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। जावा द्वीप की बात करें तो यह हिंद महासागर में है और सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में है। ठीक है, तो ये द्वीप भी आप नोट कर लें, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन। अगला क्वेश्चन है किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर, तो उन्हें 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य यानी पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। वे आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक यानी 31 अक्टूबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अरविंद पनगड़िया जी। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है वित्त आयोग की यानी फाइनेंस कमीशन की। तो इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। हर 5 साल में एक नया वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है। 1951 में भारत सरकार ने पहला वित्त आयोग गठित किया था। इसका प्रमुख काम होता है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच जो टैक्स है उसका बंटवारा तय करना और वित्तीय स्थिरता और राजकोषीय नीति पर सिफारिशें देना। और 16वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया है यह 2025 से 30 तक के लिए किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 269 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं।
तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से लेकर के 2022-23 तक भारत में 269 मिलियन यानी कि लगभग 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। 2011-12 में अत्यधिक गरीबी दर जो थी वो थी 27.1%, जो कि 2022-23 में घट करके हो गई है सिर्फ 5.3%। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है इस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में जो अत्यधिक गरीबी है वो कम हो रही है और बहुत तेजी से कम हुई है। देखिए 2011-12 में जो गरीबी दर है, अत्यधिक गरीबी दर है, वो 27.1% है और 2022-23 में कितनी हो गई? 5.3%। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने गरीबी कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लगभग 2/3 योगदान इन सभी राज्यों ने दिया है। 2011-12 में देश में 344.47 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में थे, जो कि 2022-23 में घट करके केवल कितने हो गए हैं? 75.24 मिलियन। दोस्तों, जो ग्रामीण भारत है उसमें अत्यधिक गरीबी दर 18.4% से घट करके ये 2.8% हो गई है। ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो गरीबी दर है वो 18.4% से घट करके कितनी हो गई है? 2.8%। यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की यानी विश्व बैंक की। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और इसका काम है विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसका जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में मेंबर हैं 189 और अजय पाल बंगा जो हैं या अजय बंगा जो हैं वो 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष बने थे। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है दोस्तों मोहम्मद वसीम ने। तो अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025 प्रदान किए गए हैं। तो उसमें पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो दिया गया है मोहम्मद वसीम को, जो कि यूएई के हैं, और महिला वर्ग का जो खिताब दिया गया है ये दिया गया है क्लो ट्रायोन को, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। मोहम्मद वसीम ने दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। और दोस्तों, ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाता है यह 1 महीने में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अब प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025 की बात करें तो जनवरी में बने थे जोमेल वार्निकार जो कि वेस्टइंडीज़ के थे, फरवरी में बने थे शुभमन गिल और मार्च में बने थे श्रेयस अय्यर, अप्रैल में बने थे मेहदी हसन मिराज जो कि बांग्लादेश के हैं। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो जनवरी 2025 में बेथ मोनी बनी थी ऑस्ट्रेलिया की, और फरवरी 2025 में अलाना किंग बनी थी, ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। मार्च में भी ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल बनी थी और अप्रैल में कौन बनी थी? कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलैंड की थी। तो ये सभी प्लेयर ऑफ द मंथ के जो अवार्ड हैं उनको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गुजरात के कच्छ में हड़प्पा से 5000 वर्ष पूर्व की मानव बस्तियों के साक्ष्य की खोज किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने की है? आंसर हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। तो हड़प्पा सभ्यता से 5000 वर्ष पूर्व मानव बस्तियों के साक्ष्य की खोज कच्छ गुजरात में आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने की है। यानी कि जो आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ता हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता से 5000 वर्ष पूर्व की जो मानव बस्तियां हैं उनके साक्ष्य की खोज की है और उन्होंने इस खोज में ये पाया है कि हड़प्पा सभ्यता से 5000 वर्ष पूर्व के जो लोग थे वो सीपों का ढेर इकट्ठा करते थे, यानी भोजन को कलेक्ट करने का काम करते थे। इसके अलावा इस खोज में उन्हें पत्थर के औजार मिले हैं जो काटने, खुरचने और तोड़ने के लिए उपयोग किए जाते थे। तो ये जो खोज की गई है ये रेडियो कार्बन डेटिंग के तहत की गई है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है और यह प्राचीन भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक इसका अस्तित्व रहा है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। जॉन मार्शल ने 1924 में इस सभ्यता की पहचान की थी। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे हड़प्पा जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है
और यह पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा सभ्यता के दौरान। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, यहाँ पर प्रसिद्ध विशाल स्नानागार मिला था। धौलावीरा गुजरात में है, यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिली थी। लोथल भी गुजरात में है, यहाँ पर प्राचीन बंदरगाह पाया गया था। कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ पर हल्के निशान मिले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो नॉर्वे शतरंज 2025 प्रतियोगिता का जो आयोजन है यह 26 मई से 6 जून 2025 तक स्टावेंजर नॉर्वे में किया गया है और इसकी जो पुरस्कार राशि थी ये थी 1.69 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन। और अगर हम विजेताओं की बात करें तो पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की है जो कि नॉर्वे के हैं, और दूसरा स्थान फैबियानो कारुआना ने प्राप्त किया है पुरुष वर्ग में, जबकि डी गोगेस ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2025 के दौरान एक मुकाबले में भारत के जो डी गोगेस हैं उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो दोस्तों जो डी गोगेस हैं वो वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन हैं, तो उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। महिला वर्ग की बात करें तो यूक्रेन की जो अन्ना मुजीचुक हैं ये इन्होंने जीत हासिल की है, और दूसरा स्थान लेई तिंगजी ने हासिल किया है, और तीसरा स्थान भारत की कोनेरू हम्पी ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, दाजी पनसीकर किस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान, लेखक और विचारक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका मराठी साहित्य। ठीक है, तो मराठी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और विचारक दाजी पनसीकर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे महाभारत, रामायण और संत साहित्य के गहरे अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। वे हिंदू धर्म ग्रंथों और परंपराओं के गहरे जानकार थे। तो उनका निधन ठाणे महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा का निधन हुआ है। खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है। परमाणु वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन का निधन हुआ है। ICAR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का निधन हुआ है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लुइस गैल्वन का निधन हुआ है। हिस्टोरियन MGS नारायणन का निधन हुआ है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है, और अभिनेता मनोज कुमार का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए अभी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है उसमें आपको कूपन कोड यूज करना है समर 600, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये है 3 साल की। तो इसको आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज जरूर करिएगा समर 600। ठीक है, और GK GS फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। PM मोदी ने कहाँ चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। दुनिया की टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में टॉप पर कौन रहा है? सैन फ्रांसिस्को। हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 जून। अगला क्वेश्चन है, असामान्य रक्त के थक्के बनने को रोकने के लिए किस संस्थान ने एक नया नैनोजाइम डेवलप किया है? IIC बेंगलुरु। UNSC में 2026-27 के कार्यकाल के लिए किन देशों को चुना गया है? बहरीन, लातविया, कोलंबिया, लाइबेरिया और कॉन्गो। भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? S महेंद्र देव। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया है? किरण रिजिजू। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख मरुस्थल डिस्कस करेंगे। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, लिबियान मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल
ऑस्ट्रेलिया में है, आटाकामा उत्तरी चिली, और पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना, सीरियन मरुस्थल अरब में है, अरब रेगिस्तान अरब में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया, रब आल खाली मरुस्थल ये अरब में है, कालाहारी बोत्सवाना, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, और ताकला माकन मरुस्थल चाइना में, थार मरुस्थल भारत में, और किजिल कुल मरुस्थल मध्य तुर्कमेनिस्तान में, और तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये सभी मरुस्थल आप नोट जरूर कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन है, किसने जीता है आईपीएल 2025, तो आरसीबी ने जीता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर आरसीबी बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है G7 की स्थापना कब हुई थी। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, 13 महीने के करंट अफेयर्स, 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। तो इसके लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं पैकेज 100। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और ये सभी ई बुक जो कि GK की ई बुक है तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये ऐप पर मिल जाएंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और इस ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।